तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यह है हमारा यूनिट 2। टोटल आपको 7 यूनिट पढ़ने हैं सिलेबस में। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैं एक बार सिलेबस को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यूनिट 1 जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन का प्रकार। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन क्या है इसके बारे में, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, कलर को मैं थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन कर लेता हूँ। अच्छा, पिंक गर्ल्स को ज़्यादा पसंद आता है, पिंक को ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें 50 क्वेश्चन बने हैं। बाकी सभी यूनिट से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन बनाने हैं। कुल मिला के टोटल आपको 700 क्वेश्चन दूंगा और आपका एग्ज़ाम आएगा, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो गया है, सब्जेक्टिव कोई भी कंफर्म नहीं बता पाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों पढ़ना है। ठीक है, 7 को ऑलरेडी सब्जेक्टिव का वीडियो ऐप पे डाल दिया गया है और यूट्यूब पे भी डाल दिया गया है। ठीक है, 7 वीडियो हमारा सब्जेक्टिव का अपलोड है, जो कि सेमेस्टर 2 में भी सेम पेपर था, तो वो आपका देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड है। SKMU दुमका एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। अभी मैं इंट्रोडक्शन इतना इसलिए दिया ताकि आप लोगों को पूरा पता चल सके, इतिहास भी और वर्तमान भी। ठीक है, अब हम लोग यूनिट 2 करते हैं। यूनिट 1 ऑब्जेक्टिव वाला मैं इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, और मैं वीडियो को बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं बना रहा हूँ। आप जब भी मेरे साथ पढ़ने बैठे हैं तो ये सोच के बैठे कि आप कॉलेज में बैठे हैं, ठीक है, और क्लास चल रहा है विथ एंजॉय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंक, अच्छा किस मूवी ने बोला गया था कि पिंक गर्ल्स को ज़्यादा पसंद है यार? अच्छा, ये मिथ है या झूठ मूठ का हवा उड़ाया गया या रियलिटी में? कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, देखते हैं। तो वह एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल मतलब होता है पर्यावरण, स्टडी मतलब अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना। ठीक है, पहला हमारा है 50 MCQ यानी कि 1 से 50 तक, फिर हमारा है 51 से 100 तक। ठीक है, तो हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ सके, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। ठीक है, तो पहला है परिभाषा और अवधारणा। ठीक है, इसमें अच्छा यूनिट 2 में क्या पढ़ना है इसको भी देख लीजिए। ये है यूनिट 2 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। इससे हमारा 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट 2 का भाग में, और फिर यूनिट 2 का भाग 2 कल करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है ना, अभी तक लेक्चर था 3 मिनट तक, सॉरी माफ़ कीजिएगा ना। तो पहला है हमारा यहाँ पे पारितंत्र शब्द किसने दिया। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में कर लीजिएगा। हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। तो देखिए, एजी टोंसले नाम के एक व्यक्ति थे जिसने पारितंत्र शब्द बताया। ठीक है, एजी टोंसले। ठीक है, अगला हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, पारितंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो देखिए, पारितंत्र क्या है, जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रिया। ठीक है, जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, मतलब पशु और पेड़ पौधे, इनमें जीवन पाया जाता है। और जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे पंखा हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया। इन दूसरों के बीच में ना, प्रत्येक दूसरे के बीच में एक दूसरा एक संबंध है, जैसे बाइक और हम में एक संबंध है, तभी ना हम दोनों मिल के जा रहे हैं दूसरे जगह। ठीक है, तो इसी क्रिया को हम लोग पारितंत्र बोलते हैं, यानी कि जीवित और निर्जीव। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीवित और निर्जीव प्राणियों के बीच में आपस में जो संबंध होता है और परस्पर क्रिया होती है, इसी को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि गाड़ी है, पेट्रोल है, दोनों निर्जीव है, लेकिन उसका यूज कौन कर रहा है, मनुष्य। दोनों के मिलने से ही एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना सफ़र का। ठीक है, तो ये क्या है, पारितंत्र है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र।
ठीक है। पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? पारितंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा यार, आप लोग इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है बॉस, और इंग्लिश नहीं जानने से भाई इस दुनिया में मतलब विदाउट इंग्लिश ना आप ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पाएंगे, ये बात मान लीजिए, ठीक है। तो आपको डेली इंग्लिश, जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, डेली इंग्लिश रीडिंग कीजिए किताब, ठीक है। क्लास इंग्लिश मीडियम वाला किताब रीड कीजिए सोशल साइंस का डेली, ठीक है, क्लास 6 to 8 का, बस आपका सुधर जाएगा। मैं भी इंग्लिश पढ़ने नहीं सकता था, 12th के बाद मैं इंग्लिश पढ़ने सीखा हूँ। अगला है, टॉन्सले ने पारितंत्र की परिभाषा किस वर्ष दी? तो 1935 में, ठीक है। कब? 1935 में पारितंत्र की परिभाषा दी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा है, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का भाग नहीं है? इंग्लिश में है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो पारितंत्र मैंने क्या बताया? जैविक और अजैविक दोनों, ठीक है। तो जैविक है, अजैविक भी है। स्थान क्या है? स्थान निर्जीव है, तो ये भी हमारा पारितंत्र है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये एक वर्ड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है एक वर्ड है, टेक्नोलॉजिया आजकल तो शॉर्ट्स आ गया ना, टेक्नोलॉजिया। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हम बोलेंगे या फिर बोलेंगे संधि, समास, ये सब कोई ना वो निर्जीव है ना सजीव है, वो सब क्या है? काल्पनिक है। समास हम बोल देंगे, त्रिकोणमिति हम बोल देंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, उठो निर्जीव है ना सजीव है, वो ना निर्जीव है ना सजीव है, तो वो सब क्या है? पारितंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। और वहीं बोलेंगे कुर्सी, तो कुर्सी पारितंत्र का भाग है भाई। हम बोल देंगे कपड़ा, कपड़ा का पारितंत्र का भाग है। बनियान, ठीक है, जो भी है ये सब सारी चीज़ आपका जो है पारितंत्र का भाग है। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि संरचना जानना है पारितंत्र की। इसमें बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी कि जीवित प्राणी। एबायोटिक मतलब निर्जीव, ठीक है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जैविक घटकों में शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, ये क्या है? खाद्य जाल पढ़े, खाद्य जाल। खाद्य जाल में घास होता है, घास को किसने खाया? तो बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? बकरी को, अरे पांठा था ना, पांठा को बलि कर दिया मनसा पूजा में, और इसको खा गया आदमी लोग, ठीक है। आदमी में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, हालांकि मैं नहीं खाया हूँ इस बार, ठीक है। छूत पर गया है भाई, छूत, छूत समझते हैं ना। तो ये जो है ना, ये उत्पादक हो गया। उत्पादक माने हरे पेड़ पौधे, ठीक है, ये उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता कौन है? तो ये भी उपभोक्ता है, जो हरे पेड़ पौधों को खाता है या फिर जो अन्य जीवों को खाता है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। और ये मनुष्य क्या हुआ? तो जल के राख हो गया, फिर वह सूक्ष्म जीव बन गया, तो उसको फिर अपघटक में सड़ा गला लिया, या मिट्टी में फिर दफन हो गया तो सड़ा गला लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से चक्र चलता है। इसको उत्पादक बोलेंगे, इन दोनों को उपभोक्ता बोलेंगे, और जो फिर मिट्टी में ये मिल जाता है, ठीक है, सड़ गल के सूक्ष्म जीव के रूप में फिर से मिट्टी बन जाता है, उसको बोलते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीवों को अपघटक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीव क्या हैं? ये सभी जीव जो हैं हमारे सजीव हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। अगला है, कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक, लाइट। लाइट क्या है? अजैविक है, निर्जीव है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको, लाइट दे देगा, गाय दे देगा, पंखा दे देगा, इस तरह से कुछ भी दे देगा। अगला है हमारा 8 नंबर कि हरे पौधे क्या हैं? तो हरे पौधे अभी हमने बताया है उत्पादक है। उत्पादक माने वे वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब सपोषित जीवों को, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे हमें उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कि फंगी, ठीक है, एंड बैक्टीरिया आर, कवक और जीवाणु क्या है? तो ये कवक और जीवाणु अपघटक है। अपघटक माने जो जीवों को सड़ा गला के मिट्टी बना देता है, ठीक है। तो जीवों को सड़ा गला के मिट्टी बना देता है, इसको अपघटक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवक और जीवाणु क्या है? अपघटक है, वही जो मैंने बताया। और एक बार समझ लीजिए, ये घास हो गया, घास, ये क्या हो गया? घास, उत्पादक। अब घास को किसने खाया? मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया? स्नेक ने खाया, स्नेक, ठीक है। स्नेक
क्या हो गया, फिर ये मान के चलते हैं कि स्नेक मर गया और ये मिट्टी में मिल गया। मिट्टी से फिर क्या बना, फिर ये घास में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, उत्पादक। उत्पादक के बाद ये प्रथम उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, और फिर ये मिट्टी में मिल गया, ये अपघटक हो गया। अपघटक कौन होते हैं, तो वही सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझेंगे यार, नहीं समझेंगे तो मैं फ़ोटो दिखा के समझाऊंगा, वीडियो दिखा के समझाऊंगा। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, शाकाहारी कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, शाकाहारी, ठीक है। तो वही घास फूस वाले ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक, और जो घास फूस को खाता है इसको कहते हैं शाकाहारी। यानी कि प्रथम उपभोक्ता जो हमेशा होता है वो शाकाहारी होता है, चाहे गाय बकरी हो, चाहे मेढक हो, चाहे कीट पतंग हो, ये सब क्या है, शाकाहारी जीव है। जो घास को खाते हैं, ठीक है, हरे पत्ते खाते हैं, उसको शाकाहारी कहते हैं। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर जो पहला कंज्यूमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी जीव, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, शाकाहारी पर निर्भर मांसाहार कहलाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता, ये घास है, ठीक है, ये बकरी है, ये क्या हो गया, ये उत्पादक, ये क्या हो गया, बकरी, बकरी क्या हो गई, ये बकरी हमारा हो गया प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी जीव। अब बकरी को किसने खाया, मनुष्य ने खाया या बाघ ने खाया, तो ये क्या हो गया, मांसाहारी जीव, और इसको द्वितीय उपभोक्ता भी बोलते हैं। यानी कि जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वो मांसाहार होता है, ठीक है। हालांकि मनुष्य सर्वाहारी है, ठीक है, घास भी खाता है, साग भी खाता है, मांस भी खाता है, ठीक है। तो शाकाहारी पर निर्भर मांसाहार क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। मैं एग्जाम्पल से भी समझा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज ना मनसा पूजा का विसर्जन है तो शोरगुल थोड़ा सा हो रहा है साइड में, हालांकि आपको सुनाई नहीं देगा। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। मृदा में पाया जाता है जीवन, नहीं पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है, ठीक है, प्राणियों में पाया जाता है। सोइल मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। वही तो पूछा है कि किस में नहीं पाया जाता है, तो मिट्टी में, ठीक है। आसान आसान है ना क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा, पारितंत्र के कार्य, ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एनर्जी फ्लो। चलिए देखते हैं, एक बार हम भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए सूर्य जो है हमेशा से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य हमेशा से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सूर्य को पिता कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, ठीक है। अगला है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं इंग्लिश में, यूनी डायरेक्शनल, हिंदी में बोलते हैं एक दिशीय, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा में होता है, एक साइड में। और जब भी, जैसे हमने बताया कि ये जो है घास है, घास को फिर किसने खाया, तो बकरी ने खा गया, ठीक है, बकरी ने खा गया, ठीक है। अब बकरी को फिर मनुष्य ने खाया, तो यहाँ से जो ऊर्जा जा रहा है ये 10% ऊर्जा ही ले पाएगा यहाँ से, और बकरी से फिर ये जितना भी ऊर्जा मनुष्य ले रहा है इसका 10% ही, मतलब इसमें अगर 100 एनर्जी था कैलोरी, तो ये इसको 10 कैलोरी ही मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक अगर घास में 50 कैलोरी था तो इसको 10% यानी कि 5 कैलोरी ही मिल पाएगा बकरी को। मतलब एक जीव से दूसरा जीव सीधा जा रहा है एक दिशा में, और ये क्या होगा, 10% ही मैक्सिमम जा पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पोषण स्तर में अगले स्तर तक ऊर्जा प्रवाह किस नियम से संचालित होता है, तो 10% के नियम से संचालित होता है। लिंडमैन का नियम इसको बोला जाता है। सबसे पहले यह विज्ञान किसने दिया था, लिंडमैन ने। लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि अरे भाई तुम कितना भी खा लो 10% ही उसका एनर्जी मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने, ठीक है, रेमोंड लिंडमैन, रेमोंड लिंडमैन, हाँ रेमोंड लिंडमैन, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, अगला आता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, खाने और खाए जाने की श्रृंखला कहलाती है। तो खाने और खाए जाने की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला, ठीक है।
फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आहार श्रृंखला का जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आहार श्रृंखला का जाल आहार जाल कहलाता है। ठीक है, आहार श्रृंखला का जाल आहार जाल कहलाता है। ओके, फूड वेब कहलाता है। ये फूड वेब कैसा होता है, एक बार और एक दिखा देता हूँ। ये घास है, घास को खाया बकरी ने, बकरी को खाया बाघ ने। ठीक है, बाघ फिर मिट्टी में मिला, मिट्टी से फिर हमारा घास बना। ऐसा भी हो सकता है कि घास है, घास को खाया कीट ने, कीट को खाया सांप ने, सांप को खाया गरुड़ ने, गरुड़ फिर मिट्टी में मिल गया। ठीक है, चलिए कुछ भी आप बना सकते हैं जो घूर फिर के वही आता है। इसी को खाद्य जाल कहा जाता है, आहार जाल कहा जाता है। जाल मतलब चक्र की तरह घूम रहा है। ठीक है, अरे यार बोल बोल के ना माथा दर्द करने लगा। अगला है आहार श्रृंखला का पहला पोषण स्तर कौन सा है? तो उत्पादक है। और उत्पादक में कौन आते हैं? तो हरे पौधे आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है आहार श्रृंखला का सर्वोच्च स्तर कौन ग्रहण करता है? तो जो हमारा आहार श्रृंखला है मतलब खाद्य जाल होता है, सबसे हाईएस्ट कौन होता है? तो मांसाहार होता है। ठीक है, शीर्ष मांसाहार को होते हैं, इसको टॉप कार्निवोरियस बोला जाता है। इसको जान लीजिए, 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक मिनट आज आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा मनसा वहाँ का मूर्ति। चलिए आप लोग के साइड में भी हो रहा होगा। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया शीर्ष मांसाहार आता है टॉप में, और सबसे पहला कौन होता है? तो उत्पादक होता है, यानी कि शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक है, 21 नंबर है हमारा पारितंत्र के विकास की क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिक उत्क्रमण। ठीक है, पारिस्थितिकी उत्क्रमण कहलाता है। 22 नंबर है हमारा प्रश्न, प्राथमिक उत्क्रमण कहाँ से शुरू होता है? तो प्राथमिक उत्क्रमण जो है निर्जन सतह जैसे चट्टान से शुरू होता है। ठीक है, अगला हमारा है द्वितीय उत्क्रमण कहाँ से शुरू होता है? तो प्राथमिक कहाँ से शुरू हुआ? निर्जन चट्टान से। ठीक है, और द्वितीय उपकरण जो है पूर्व मौजूद मृदा से, जो पहले से कहीं पे मिट्टी जमा है वहीं से शुरू होगा द्वितीय उत्क्रमण। ठीक है, अब आता है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इसमें पूछा गया है पोषक तत्वों का बार बार संचरण कहलाता है। तो पोषक तत्वों का जो बार बार संचरण होता है, इसको हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल इसको बोला जाता है। पोषक तत्वों का बार बार संचरण मतलब एक साइकिल बना देना। ठीक है, तो चक्र बना देता है। अगला है कौन सा चक्र गैसीय है? तो कौन सा चक्र गैसीय है? नाइट्रोजन चक्र जो है गैसीय है। वहीं पे पूछ ले कि हमारे एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कौन सा चक्र तलछट्टी है? ठीक है, तो फॉस्फोरस चक्र जो है तलछट्टी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा प्रश्न 27 नंबर। मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ यार, बैठ लेता हूँ यार थोड़ा सा अच्छा से। आगे देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा किया जाता है, जिसको राइजोबियम बोला जाता है। आप लिख भी सकते हैं राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कार्बन चक्र किसके द्वारा संतुलित होता है? तो कार्बन चक्र जो है होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण व शोषण के द्वारा संश्लेषित होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, शोषण मनुष्य करता है और अन्य जीव करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ओजोन परत किस चक्र से जुड़ी हुई है? तो ओजोन परत जो है ऑक्सीजन चक्र से जुड़ी हुई है। वहीं पे पूछ ले कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, किस मंडल में पाया जाता है? तो आपको मालूम है सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल। ठीक
ठीक है। ये क्षोभ मंडल है, यहाँ पे पानी गरजना, बरसना, मरकना सब यहीं पे होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे ऊंचाई में तो आपको मिलेगा समताप मंडल, जहाँ पे हवाई जहाज चलता है, और इसी समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है मध्य मंडल, फिर मिलता है आयन मंडल, उसके बाद मिलता है बहिर्मंडल, यानी कि आप हमारे वायुमंडल से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ओजोन परत किस चक्र से जुड़ी हुई है? यह हमारा ऑक्सीजन चक्र से जुड़ी हुई है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यार मेरा ना बीपी डाउन हो गया है, देखिए उधर सावन पालें और सावन के जिस दिन मीट खाने का था उसी दिन एक आदमी डेथ कर गए, जिसके कारण जो है मीट नहीं खा पाए। तो ज़्यादा दिन तक ये होता है ना कि अगर आप नहीं खाते हैं तो आपका बीपी डाउन हो जाता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, फिर बोलते हैं कि जो लोग शाकाहारी हैं उन लोग कैसे मेंटेन करते हैं बॉडी को? खाना पड़ेगा वैसा चीज़ जिससे आपको प्रोटीन मिले अच्छा, ठीक है, या फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा या मेडिसिन लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्र में जैव भार उत्पादन की दर क्या कहलाती है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में जैव भार उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राथमिक उत्पादक किससे संबंधित है? तो देखिए प्राथमिक उत्पादक को उत्पादक कहते हैं, इसे आप शाकाहार भी लिख सकते हैं। शाकाहार क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, शाकाहार बोलेंगे, पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। शाकाहार नहीं बोलेंगे, स्वपोषी जीव बोलेंगे। स्वपोषी जीव जैसे कि हमारा पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, पौधे के शोषण के बाद की उत्पादकता क्या कहलाती है? जब पौधा शोषण करता है उसके बाद की उत्पादकता जो होती है उसे हम लोग शुद्ध प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 34 नंबर, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड उल्टा होता है? तो जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। किसका? जैव भार, हाँ जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को समस्थिति कहलाते हैं, ठीक है, समस्थिति कहलाती है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है 36 नंबर, और ये हमारा 5 पार्ट है। यार दाढ़ी मूछ बढ़ने के बाद ना गजब सा कुड़वाने लगता है, खुजलाने लगता है ना, बढ़ गया पूरा, कल टकला हो जाएंगे। चलिए अगला है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र का प्रकार बहुत सारा है, ठीक है। पारितंत्र क्या बोले? जहाँ पे जीव, सजीव और निर्जीव जीव पाए जाते हैं, जैसे तालाब। तालाब किसका उदाहरण थे? तो एक पारितंत्र का सबसे छोटा पारितंत्र है, ठीक है। तालाब किसका उदाहरण है? सबसे छोटा पारितंत्र का, ठीक है। प्राकृतिक और जलीय पारितंत्र है। तो बोलिएगा यहाँ पे तालाब में सजीव और निर्जीव क्या है? सजीव मछली हो गया, निर्जीव पानी हो गया, ठीक है। अगला है एक्वेरियम, किसका उदाहरण है? तो एक्वेरियम एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नदी कैसा पारितंत्र है? तो प्राकृतिक पारितंत्र है, उसको मनुष्य नहीं बनाया है, ठीक है। अगला है वन, घास भूमि, मरुस्थल, किसके उदाहरण है? तो ये हमारे स्थलीय पारितंत्र हैं। स्थलीय मतलब जो जमीन पे पाया जाता है। जलीय पारितंत्र का उदाहरण दें अगर पूछे तो महासागर हो जाएगा जलीय पारितंत्र, जो जल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है महासागर, नदी, झील, किसके अंतर्गत आते हैं? तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि सामुद्रिक, समुद्र जो होता है पारितंत्र में उच्च स्तर किसका होता है? तो लवण होता है। लवण, लवण माने नमक, इसीलिए तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग नमक बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है। बुद्धि रहेगा ना तो बादाम बेच के पैसा कमाएगा। अच्छा वो कौन बोला था यार, उनको तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई बुद्धि रहेगा तो फिर वो बादाम काहे बेचेगा, ठीक है। बुद्धि रहेगा तो कुछ दूसरा बेच सकता है, गाड़ी सेल कर सकता है या, ठीक है, नॉलेज शेयर कर सकता है। चलिए, तो बुद्धि रहेगा तो बादाम बेच के पैसा कमाएगा ना बुद्धि नहीं रहेगा तब बादाम बेच के पैसा कमाएगा,
हालांकि सब चीज़ बेचने के लिए बुद्धि चाहिए, ठीक है। अगला है घास भूमि। घास भूमि पारितंत्र में प्रमुखता किसकी होती है? तो घास की जो भूमि होती है पारितंत्र में, इसकी प्रमुखता होती है घास की, ठीक है। अगला है हमारा मरुस्थलीय पारितंत्र की विशेषता क्या है? तो मरुस्थलीय पारितंत्र में क्या होता है कि कम वर्षा और शुष्क वनस्पति होते हैं। शुष्क वनस्पति मतलब जो कम पानी खींचते हैं, जैसे जैसे कैक्टस हो गया, और क्या हो गया, बबूल का पेड़ है, जानते हैं ना बबूल का पेड़ जी, ठीक है, हाँ वही वाला। तो ये मरुस्थलीय पारितंत्र की विशेषता है, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे आर्द्र भूमि किसका उदाहरण है? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, ठीक है। ऐसा भूमि जहाँ पे जो है संक्रमित परितंत्र का उदाहरण है। आर्द्र भूमि जो आपका गीला एरिया होता है, ठीक है, थोड़ा सा दलदल एरिया, ठीक है, आर्द्र भूमि उसको हम लोग बोलेंगे। तो आर्द्र भूमि किसका उदाहरण है? संक्रमण परितंत्र का। अगला है हमारा 44 नंबर, मैंग्रोव किस पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए मैंग्रोव जो है ना, जब समुद्र के किनारे किनारे जो जंगल होता है, जैसे समुद्र है और उसके किनारे जंगल है, तो उसको हम लोग मैंग्रोव जंगल कहते हैं। और ये खास तौर पे आपको मिलेगा क्या बोलते हैं यार, पश्चिम बंगाल जो है ना, तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, कलकत्ता का जो तट है, बंदरगाह है, मतलब समुद्र के किनारे सटा हुआ जंगल, उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन, वन समझते हैं ना जी, जंगल, हाँ, तो मैंग्रोव वन ये तटीय पारितंत्र का उदाहरण है, मतलब ये समुद्र के किनारे वाले जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है, खासतौर पे आपका कलकत्ता वाले का। और इसी मैंग्रोव वन में जो टाइगर रहते हैं उसको बोलते हैं बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, बंगाल टाइगर, ठीक है। अगला है कोरल रीफ को क्या कहा जाता है? तो कोरल रीफ जो है ना समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में जो वन पाए जाते हैं उसी को कोरल रीफ कहा जाता है, ठीक है। फिर बोलिएगा मैंग्रोव वन कहा जाता है, अरे भाई अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है। कोरल रीफ आप जाइएगा अंडमान निकोबार तो उन लोग कोरल रीफ बोलता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक क्या नाम देगा, आप वैज्ञानिक क्या ना जानेगा भाई, हम लोग तो जंगल और जंगल जानते हैं, बोन और बोन, है ना। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा रेन इंग्लिश में बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है। चलिए आप लोग बताइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? और भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है भारत का ये जो स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला है पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। फिर बोलिएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये शब्द पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो टॉन्सले ने दिया था 1935 में। तो वो नहीं है, नहीं, उन्होंने 1935 में दिया वर्ड, लेकिन पारिस्थितिकी के जनक जो है अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। नोट कीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी, इसको कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। और वहीं पारितंत्र शब्द को दिया है किसने? तो 1935 ने दिया है टॉन्सले ने। टॉन्सले, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, टॉन्सले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, किस पारितंत्र की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय पारितंत्र वर्षावन की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। उत्पादकता मतलब कितना प्रोडक्शन करेगा, 10 गो, 5 गो, 50 गो, कई गो रे भाई? 2 गो, ठीक है, हम दो, हमारे दो, बस भाई उतना ही। हाँ, लेकिन आप ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा सही से पालन पोषण कर पाएंगे तो 3 तक चले जाइए यार। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, किस पारितंत्र की उत्पादकता न्यूनतम है? तो देखिए मरुस्थल में सबसे कम जीव पाए जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, मरुस्थल है, पानी का कमी है, तो वहाँ पे तो कम जीव मिलेगा, ठीक है। तो मरुस्थलीय पारितंत्र की उत्पादकता सबसे कम होती है, डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे, अच्छा कौन कौन मरुस्थल घूमने गए हैं बताइएगा यार, मुझे भी जाना है। राजस्थान जाएंगे ना, थार रेगिस्तान वहाँ पे पाया जाता है। आजकल एक गाना भी चला है, थार में घुमाबो, थार में घुमाबो तो के गाना हिट तो होवे दे। अच्छा चलिए, गाना हिट होगा चाहे नहीं होगा यार, कम से कम एगो बाइक में तो घुमा लीजिए। अगला है हमारा, सजीव और पर्यावरण के बीच, सजीव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता है सजीव और निर्जीव के बीच, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, सजीव और निर्जीव या पर्यावरण के बीच का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं, ठीक है। 50वां प्रश्न, स्वयं नियंत्रित पारिस्थितिकी
कौन सा है? स्वयं नियंत्रित पारितंत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक पारितंत्र जो है स्वयं नियंत्रित होता है, जैसे जंगल। ठीक है भाई, जंगल को तुम ना लगाओ ना उजाड़ो, वो ऑटोमेटिकली था, ऑटोमेटिकली रहेगा। लेकिन उजाड़ सकते हैं, उजाड़ के फिर कंगाल कर दीजिएगा तो फिर हम ही लोग का घाटा होगा। ठीक है, तो नदी हो गया, ये सब को आदमी क्या कर सकता है? अच्छा कर सकता है, लेकिन बिगाड़ भी सकता है, लेकिन ये खुद बना है। ठीक है, चलिए ये सारे हो गए, और 51 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज का वीडियो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो अच्छा है, और हमारा ऐप जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, सारा मेजर पेपर का नोट्स मिलेगा, 6, 7, 8 का मेजर पेपर 6, 7, 8 का नोट्स ऐप में दिया गया है। माइनर पेपर 2B जो भी आपका है, AI है या फिर क्या बोलते हैं उसको, जितना भी है सब का दे दूंगा। ठीक है, नोट्स, और फिर ऐसे पेपर का भी दे दूंगा। सारा पेपर का नोट्स आपको मिल जाएगा यहीं पे। ओके, बाय। अच्छा, जो लोग लास्ट तक देखे हैं, हमारा एक प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इससे दो चीज़ पता चलता है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको इसका आंसर मालूम है इतना छोटा सा प्रश्न का। तो आपको दिल से धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ऐप में PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। एक बार पेमेंट करना है 60 रुपया, लाइफ टाइम के लिए ऐप फ्री हो जाएगा। ठीक है।